वेलकम टू डॉक्टर दीपा डाकेर नीट बायोलॉजी। और आज के इस सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे अलैंगिक प्रजनन की विभिन्न विधियां। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रजनन क्या है। प्रजनन में दो प्रकार है, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन। उनमें मुख्य रूप से क्या अंतर है और विभिन्न विधियों को हमने चार्ट के रूप में देखा था। आज हम यहाँ पे मेनली स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग जीवों में अलैंगिक प्रजनन की अलग अलग विधियां महत्वपूर्ण कार्य करती है। दूसरा, जब हम अलैंगिक प्रजनन प्रारंभ करते हैं पढ़ना, उस समय आप फिर से याद रखिएगा प्रजनन की यह वह विधि है जिसमें केवल एक ही पैतृक भाग लेते हैं। दूसरा, गैमीट का निर्माण सामान्यतः अनुपस्थित होता है। गैमीट के स्थान पर कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं जैसे बीजाणु, कलिका अथवा गैम्यूल का निर्माण पाया जाता है। ये विशिष्ट संरचनाएं क्या है वही हम आज मुख्य रूप से पढ़ेंगे। और जो उत्पन्न होने वाली संततियां हैं वो समस्त संततियां आपस में तथा पैतृक पीढ़ी के साथ समानता प्रदर्शित करती हैं। समानता किस रूप में प्रदर्शित करेंगी ये भी याद रखना है। आकारिकी के रूप में समानता प्रदर्शित करती है और आनुवंशिकी के रूप में समानता प्रदर्शित करती है। इसलिए इन संततियों को हम क्लोन कहते हैं। तो एक जो थ्योरी एग्जाम आपका है उसके लिए आप क्लोन की परिभाषा बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सामान्य रूप से क्लोन की परिभाषा पूछी जाती है। अब हम यहाँ पे विधियों को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर आज हमें पढ़ना है अलैंगिक प्रजनन की विधियां। जब हम अलैंगिक प्रजनन की विधियां पढ़ना प्रारंभ करते हैं, फिर से एक बार रिकॉल करिए। एक विधि है विखंडन, दूसरी विधि है मुकुलन, तीसरी विधि जो हम स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं, तीसरी विधि आप याद रखिएगा बीजाणु जनन या बीजाणु का निर्माण अथवा बीजाणु द्वारा अलैंगिक प्रजनन। और फोर्थ हमने आपको कहा था गैम्यूल द्वारा। गैम्यूल आप याद रखिए एक विशिष्ट प्रकार की संरचना है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको। फर्स्ट हम यहाँ पे टाइप पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला आपका प्रकार है विखंडन अथवा आप कहते हैं इसको सामान्य रूप से फिजन। सो विखंडन अथवा फिजन जब हम पढ़ रहे हैं तब याद रखिए यह एक सामान्य प्रत्यक्ष विभाजन है। इस विधि में केंद्रक व कोशिका द्रव्य प्रत्यक्ष रूप से विभाजित होते हैं। ये पार्ट याद रखिएगा। जिन बच्चों को नोट्स बनाना है वो ये देख के नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए केंद्रक और कोशिका द्रव्य प्रत्यक्ष रूप से विभाजित होते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह के तर्कु का निर्माण जो आप पढ़ते हैं समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में कि तर्कु का निर्माण विखंडन की प्रक्रिया में कभी भी नहीं पाया जाता है, ये याद रखना है। और विखंडन सामान्यतः यहाँ पे देखिएगा विखंडन 2 प्रकारों में हम पढ़ते हैं। विखंडन एक आपका है सामान्य रूप से जो विखंडन का पहला प्रकार है इसे हम कहते हैं द्विखंडन, और जो दूसरा प्रकार है विखंडन का उसे हम कहते हैं बहुखंडन। पहले हम द्विखंडन को पढ़ेंगे फिर हम बहुखंडन को पढ़ना या मल्टीपल फिजन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द्विखंडन नाम जैसे बता रहा है प्रत्येक पैतृक कोशिका कितने भागों में विभाजित होगी? 2 भागों में। तो प्रत्येक कोशिका का 2 संतति कोशिकाओं में विभाजन द्विखंडन कहलाता है। तो ये पार्ट याद रखिए। दूसरा, जब आप द्विखंडन पढ़ते हैं तो सामान्यतः यह विभाजन आप याद रखिए अनुकूल परिस्थितियों में होता है। तो यह अनुकूल परिस्थिति में उपस्थित होता है और मुख्य रूप से यह एक कोशिकीय, ये मुख्य रूप ये याद रखिएगा कि द्विखंडन मुख्य रूप से किन जीवों में मिलेगा?
तो एक कोशिकीय जीव आप याद रखिए, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम जो प्रोटोजोआ में आते हैं। तो यहाँ पर दूसरा आप मोनेरा में जीवाणु पढ़ते हैं। सभी आप याद रखिए मुख्य रूप से किसके द्वारा विखंडित होते हैं, द्विखंडन की विधि के द्वारा। जब हम द्विखंडन पढ़ते हैं तो द्विखंडन आप याद रखिए, द्विखंडन पुनः 3 विधियों से संपन्न हो सकता है। ये विधियां डिपेंड करती है या निर्भर करती हैं किसके ऊपर, कि किस अक्ष से या किस प्लेन से डिवीजन हो रहा है। क्षैतिज अक्ष से होगा, लंबवत अक्ष से होगा, या फिर अनिश्चितता है, शरीर जो है वो किसी भी अक्ष से 2 भागों में विभाजित हो सकता है। तो यहाँ पे पहले देखिए आप पढ़ते हैं अनियमित द्विखंडन, दूसरा पढ़ते हैं क्षैतिज विखंडन, और तीसरा हम पढ़ते हैं लंबवत विखंडन अथवा द्विखंडन। यहाँ पे देखिए अमीबा, उदाहरण के आधार पे याद रखिए अमीबा का आकार अनिश्चित है और इसमें विभाजन का अक्ष भी निश्चित नहीं होता है। किसी भी अक्ष से अमीबा का कोशिका द्रव्य और केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो सकते हैं। तब ये जाके किसका निर्माण करेंगे, 2 संतति अमीबा का या 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो ये पार्ट आपको याद रखना है। जब हम क्षैतिज विखंडन की बात करते हैं तो यहाँ पे उदाहरण याद रखिए, पैरामीशियम में जो विभाजन है या विखंडन है, पैरामीशियम स्लीपर के आकार के जीव होते हैं। दूसरा इनमें चलन अंग सीलिया के रूप में उपस्थित होते हैं। और यहाँ पे 2 केंद्रक विशिष्टता है पैरामीशियम की, कि 2 केंद्रक उपस्थित पाए जाते हैं। तो यहाँ आप याद रखिए जब विभाजन होगा तो विभाजन क्षैतिज अक्ष से होता है और जिसके परिणाम स्वरूप पुनः 2 संतति पैरामीशियम का निर्माण पाया जाता है। जब ये 2 संतति पैरामीशियम निर्मित होते हैं, दोनों में कोशिका द्रव्य समान रूप से विखंडित होगा, परंतु जो रिक्तिकाएं हैं, ये जो संरचनाएं आपको दिख रही हैं, ये रिक्तिकाएं, एक पैरामीशियम में अग्रस्थ रिक्तिका और दूसरे पैरामीशियम में पश्च रिक्तिका का निर्माण या विभाजन पाया जाता है। तो ये भाग आपको याद रखना है। लंबवत विखंडन के लिए उदाहरण याद रखिए, लंबवत रूप से द्विखंडन मुख्य रूप से युग्लिना में पाया जाता है। युग्लिना द्विकोशाभिकाएं होती हैं इनमें, या 2 फ्लैजिला, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग हम कह रहे हैं, और फ्लैजिला के द्वारा इनमें गमन अथवा चलन पाया जाता है। और जो विभाजन है वो याद रखिए, विभाजन किस अक्ष से होगा, विभाजन इसमें सदैव लंबवत अक्ष से पाया जाता है। अन्य संरचनाएं हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुख्य अपने को पढ़ना क्या है कि विखंडन किस अक्ष से पाया जाता है। तो ये पार्ट आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं दूसरी प्रक्रिया जिसको हम कह रहे हैं बहुखंडन। तो द्विखंडन में ये पार्ट याद रखिए, और द्विखंडन ही वह प्रक्रिया है जिसके कारण एक कोशिकीय जीवों में प्राकृतिक मृत्यु अनुपस्थित होती है। तो ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, वह प्रक्रिया जिसके कारण प्राकृतिक मृत्यु अनुपस्थित है वो प्रक्रिया आपकी है द्विखंडन। अब हम आते हैं बहुखंडन की तरफ। बहुखंडन का मतलब देखिएगा, बहुखंडन का कोई आप कहते हैं दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं पुटीभवन। बहुखंडन का मीनिंग है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में डायग्राम के थ्रू ही प्रॉपर समझिए। अमीबा में बहुखंडन मुख्य रूप से आपको मिलता है प्रोटोजोआ के सदस्य, या मुख्य रूप से हम अध्ययन करते हैं अमीबा में। बहुखंडन जब हम स्टडी कर रहे हैं तो बहुखंडन में प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे ही प्रारंभ होती है उस समय आप याद रखिए प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा अपने चारों ओर 3 स्तरीय पुटिका अथवा 3 स्तरीय सिस्ट का निर्माण करता है। तो ये जो पुटी यहाँ पे निर्मित हो रही है, पुटी को सिस्ट भी कहते हैं, यहाँ पुटी का निर्माण होता है। पुटी का निर्माण प्रतिकूल परिस्थिति में होगा क्योंकि बाहर के वातावरण में पानी की कमी होना प्रारंभ होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में सामान्य रूप से पुटी का निर्माण होता है। पुटी के अंदर अमीबा अत्यंत मात्रा में भोज्य पदार्थों का संचय करके सुरक्षित रहता है। धीरे धीरे जैसे ही वातावरण आपका अनुकूल होना प्रारंभ होता है, पुटी के अंदर उपस्थित अमीबा
बहुखंडन मीन्स अनेक बार विखंडित होता है, और अनेक बार विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा या बार बार विखंडित होके यह अमीबा अपने ही समान अनेक केंद्रकों का निर्माण करता है। यही पार्ट अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो इन संतति जो कोशिकाएं या केंद्रक बन रहे हैं, इन केंद्रकों को आप याद रखिए, सामान्यतः स्यूडो बीजाणु कहा जाता है, स्यूडोस्पोर्स और स्यूडोपोडियो, कूटपादरी कहते हैं इसको, स्यूडोपोडियो बीजाणु या स्पोर कहा जाता है। तत्पश्चात पानी के संपर्क में आने पे पुटी जो है वो क्या होगी आपकी, विखंडित पानी को अवशोषित कर पुटी फूलती है, या आप कह सकते हैं कि पुटी सामान्य रूप से बर्स्ट होती है, और बर्स्टिंग के कारण ये स्यूडो बीजाणु या स्यूडोपोडियो बीजाणु वातावरण या पानी में आके अंकुरित होके अनेक संतति अमीबा का निर्माण करते हैं। निर्मित होने वाले अमीबा पैतृक अमीबा से और आपस में एक दूसरे से पूर्ण रूप से समानता प्रदर्शित करते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन में देखिए कहीं भी आपका स्थानांतरण नहीं हो रहा है कि दो कोशिकाओं के मध्य में आनुवंशिक पदार्थ मिश्रित होकर संतति कोशिकाओं में स्थानांतरित होता है। यहाँ पे जितना आनुवंशिक पदार्थ उस पैतृक कोशिका में है, वही आनुवंशिक पदार्थ और कोशिका द्रव्य बार बार दो अथवा अनेक भागों में समान रूप से वितरित होता है। तो ये पार्ट आपको याद रखना है विखंडन के लिए। अब हम आते हैं अलैंगिक प्रजनन की दूसरी विधि। अलैंगिक प्रजनन की दूसरी विधि को हम पढ़ते हैं मुकुलन। मुकुलन आप याद रखिए, जब आप मुकुलन पढ़ते हैं दो उदाहरणों में मुकुलन पढ़ना है आपको, एक ईस्ट और दूसरा आप पढ़ते हैं हाइड्रा। सबसे पहले हम ईस्ट में पढ़ेंगे। जब हम ईस्ट में मुकुलन की प्रक्रिया पढ़ते हैं तो ईस्ट आप याद रखिए मुख्य रूप से एक कोशिकीय एस्कोमाइसिटीज कवक है। तो कवक 11वीं क्लास में पढ़ा है आपने, विभिन्न वर्ग पढ़े हैं। एक एस्कोमाइसिटीज वर्ग है, तो एस्कोमाइसिटीज के एक कोशिकीय सदस्य, वैज्ञानिक नाम अगर आप पढ़ते हैं तो वैज्ञानिक रूप से इसको हम कहते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ये नाम इसका याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है। और इसके पश्चात आप देखिए जब ईस्ट को पढ़ना आप प्रारंभ करते हैं तो ईस्ट में मुकुलन किस तरह से होता है। यह ईस्ट की पैतृक कोशिका केंद्रक उपस्थित है और विभिन्न प्रकार के कोशिकांग भी उपस्थित है क्योंकि यूकैरियोट में है। ठीक है, जब मुकुलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है मुकुलन में आप याद रखिए कलिका का निर्माण होता है और कलिका निर्माण के द्वारा नई संतति कोशिकाओं का निर्माण पाया जाता है। तो कलिका यहाँ पे अग्रस्त भाग परास्मा झिल्ली आकार में कलिका के समान वृद्धि करती है। केंद्रक यहाँ पे विभाजन में आता है। कोशिका द्रव्य कुछ मात्रा में कलिका में प्रवेश करता है और तत्पश्चात आप देखिए ये जो आपका केंद्रक है नई कलिका में और एक केंद्रक पैतृक कोशिका में उपस्थित होता है। कुछ समय के पश्चात ये कलिका पैतृक कोशिका से पृथक होती है और पृथक होकर नए ईस्ट या नई संतति कोशिका में निर्मित होती है या परिवर्तित होती है। तो कलिका के निर्माण के द्वारा जब अलैंगिक प्रजनन संपन्न होता है तब उस प्रक्रिया को हम सामान्यतः मुकुलन कहते हैं। ईस्ट में मुकुलन की प्रक्रिया अग्रस्त सिरे पर होती है। दूसरा, जब यही ईस्ट कोशिका ग्लूकोज की अधिकता में वृद्धि करती है, अर्थात जब आप ईस्ट की वृद्धि देख रहे हैं और उस माध्यम में जहां पर आप ईस्ट को ग्रो कर रहे हैं उस माध्यम में ग्लूकोज की अत्यधिकता होती है या अधिकता होती है, उस अवस्था में याद रखिए जो बर्ड्स या कलिका का निर्माण हो रहा है वो सतत रूप से चेन के रूप में पाया जाता है। चेन के रूप में बन रहा है। जब कलिकाओं का निर्माण चेन या श्रृंखला के रूप में होता है उस समय इनको हम मुख्य रूप से कहते हैं ओइडिया। ये पार्ट याद रखिए। और ये जो ओइडिया है ये मुख्य सामान्य रूप से याद रखिए कि ओइडिया आपका जब निर्मित होता है तब ईस्ट टोर्यूला प्रावस्था में प्रवेश करता है। ये पार्ट
थ्योरी में अगर आप इन्वॉल्व नहीं भी करते हैं तो चलेगा, पर अगर आप नीट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो नीट के एग्जाम के लिए ओइडिया और टोरुला प्रावस्था याद रखिए, ईस्ट में निर्मित होती है। और कब निर्मित होगी? जब ईस्ट की वृद्धि हम ग्लूकोज युक्त माध्यम में और अत्यधिक ग्लूकोज युक्त माध्यम में करते हैं, उस समय मुकुलन चेन के रूप में होता है और वो जो कलिकाएं हैं उनको हम ओइडिया, और ईस्ट किस प्रावस्था में प्रवेश करेगा? टोरुला प्रावस्था में प्रवेश करता है। तो ईस्ट में मुकुलन के पश्चात जो दूसरा एग्जाम्पल हमको पढ़ना है वो हम पढ़ते हैं हाइड्रा में मुकुलन। अब स्टूडेंट्स, हाइड्रा क्या है? यहाँ पे कुछ बच्चों को फिर कंफ्यूजन होगा। तो हाइड्रा आप याद रखिए, 11th क्लास में आपने पोरीवेरा संघ पढ़ा हुआ है, फिर उसके बाद आपने सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ पढ़ा है। तो जो सिलेंट्रेटा जंतु जगत 4th चैप्टर आपका है क्लास 11th का, वहां पे आपने सिलेंट्रेटा पढ़ा है। सिलेंट्रेटा के सदस्य आप पढ़ते हैं कि अधिकांश सदस्य समुद्री जल में या लवणीय जल में होते हैं, परंतु हाइड्रा एक स्वच्छ जलीय सिलेंट्रेट है। तो अब आपको याद आ गया होगा कि हाइड्रा कहाँ पर पढ़ा है आपने? सिलेंट्रेटा में। अब हाइड्रा जब आप पढ़ रहे हैं तो हाइड्रा आप याद रखिए मुख्य रूप से स्वच्छ जलीय सिलेंट्रेट या सिलेंट्रेटा है, बट सिलेंट्रेट ही हम कहते हैं। सिलेंट्रेट का मतलब है सिलेंट्रेटा संघ के सदस्य। हाइड्रा आप याद रखिएगा, हाइड्रा मुख्य रूप से बहुकोशिकीय सदस्य है। और जब आप हाइड्रा पढ़ रहे हैं तो कलिका का निर्माण यहाँ पे याद रखिए, कलिका का निर्माण मुख्यतः आधारीय भाग में पाया जाता है। तो ये पार्ट आप याद रखिएगा। अब जब आपने हाइड्रा का, अगर जिन बच्चों को हाइड्रा का आकार और संरचना याद होगी तो फ्लावर पॉट या फ्लावर वॉज या गुलदस्ता हम देखते हैं कॉमनली घरों में, उसके आकार की संरचना होती है। और यहाँ पे अग्रस्त सिरे पर आप याद रखिए टेंटिकल्स यहाँ पे 5 होते हैं, और ये टेंटिकल्स मुख्य रूप से कुछ वर्ड्स इंग्लिश के ही यूज करने हैं क्योंकि वो उसी टाइप में उसे एज इट इज आते हैं। तो यहाँ पे 5 टेंटिकल्स होते हैं और टेंटिकल्स के मध्य में मुख होता है, परंतु हाइड्रा में मुख को हाइपोस्टोम कहा जाता है, ये बात भी याद रखना है। अब जब कलिका का निर्माण होगा तो हाइड्रा में कलिका का निर्माण को शरीर के आधारीय भाग पर, ये होल्ड फास्ट कोशिका कहलाती है, जिसके द्वारा हाइड्रा किसी भी सतह से आके अटैच होते हैं। और ठीक इसी के पास हाइड्रा में सबसे पहले एक कलिका का निर्माण होगा अतिवृद्धि के रूप में। धीरे धीरे ये अतिवृद्धि आकार में बढ़ना प्रारंभ करती है और पेत्रुक हाइड्रा के समान ही आकार को प्राप्त करती है। कुछ समय के पश्चात इसी कलिका में टेंटिकल्स का निर्माण होता है और टेंटिकल्स के निर्माण के पश्चात आप याद रखिए जैसे ही टेंटिकल और मुख या हाइपोस्टोम का निर्माण हुआ, ये कलिका पेत्रुक से पृथक होती है और किसी अन्य सतह से, ठोस सतह से आकर अटैच होके पुनः एक नए हाइड्रा में परिवर्तित होना या विभेदित होना, या आप कह सकते हैं वृद्धि करना प्रारंभ करती है। ये आप याद रखिएगा, यह आपका है संतति हाइड्रा। तो मुकुलन मतलब याद रखिए कलिका के निर्माण के द्वारा जब जीवों में अलैंगिक प्रजनन होता है और नई संतति बनती है, तब उसको हम मुकुलन की प्रक्रिया कहते हैं। अब इसके पश्चात हम पढ़ते हैं मुकुलन के पश्चात किस प्रकार, आपने तीसरा विधि पढ़ी है बीजाणु जनन, तो किस प्रकार जीवों में बीजाणुओं का निर्माण अथवा बीजाणु के जनन द्वारा अलैंगिक प्रजनन संपन्न होता है। अब हम प्रारंभ करते हैं बीजाणु जनन अथवा बीजाणु, तीसरी विधि अलैंगिक प्रजनन की, बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक प्रजनन। बीजाणु आप याद रखिए अलैंगिक प्रजनन में प्रतिकूल परिस्थितियों में निर्मित होने वाली विशिष्ट संरचनाएं होती है और इन विशिष्ट संरचनाओं के द्वारा अलग अलग जीवों में भी अलैंगिक प्रजनन संपन्न होता है। जब हम बीजाणुओं के बारे में पढ़ते हैं तब आप याद रखिए 2 तरह के बीजाणु होते हैं, जिसे हम कह रहे हैं चल बीजाणु, अथवा दूसरा जो प्रकार है
इन्हें हम कहते हैं अचल बीजाणु। अचल मतलब जिनमें गति स्वयं के द्वारा अनुपस्थित है, हवा अथवा पानी के द्वारा ये बीजाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। चल बीजाणुओं को ही हम कह रहे हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो चल बीजाणुओं को हम कहते हैं अंतर्जात बीजाणु, और जो अचल बीजाणु हैं ये बहिर्जात अथवा एक्सोजीनस भी इनको कहते हैं। तो इन्हें हम बहिर्जात बीजाणु भी कहते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, बोर्ड की जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 के लिए उन बच्चों को ये अंतर बिल्कुल याद रखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अंतर्जात और बहिर्जात बीजाणुओं में विभेदन या अंतर स्पष्ट कीजिए के रूप में। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि क्यों इन्हें अंतर्जात कह रहे हैं। तो ये बीजाणु आप याद रखिए, ये बीजाणु मुख्यतः बीजाणुदानी के अंदर निर्मित होते हैं, बीजाणुदानी में निर्मित होते हैं, अतः इन्हें अंतर्जात बीजाणु कहते हैं। परंतु अगर हम बहिर्जात देखते हैं तो बहिर्जात बीजाणु आप याद रखिए ये सीधे वातावरण के संपर्क में होते हैं, अर्थात ये बीजाणु कभी भी किसी बीजाणुदानी के अंदर या बैग के समान संरचना के अंदर सुरक्षित नहीं होते हैं। दूसरा अंतर देखिए, जो ये बीजाणु है इनमें कशाभिका अथवा सामान्य रूप से हम कहते हैं फ्लैजेला। सो इनमें कशाभिका अथवा फ्लैजिला द्वारा चलन उपस्थित, परंतु यहाँ पर चलन अंग अनुपस्थित होते हैं, अतः इनको हम कह रहे हैं अचल बीजाणु। तो चलन अंग यहाँ पर याद रखिए अनुपस्थित है, हवा अथवा पानी के जल के द्वारा ही ये बीजाणु गति करते हैं। दूसरा यहाँ पे ये जो फ्लैजिला है ये याद रखिए द्विकशाभिक आप कह रहे हैं, तो द्विकशाभिक बीजाणु आप इनको सामान्य रूप से कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मुख्य रूप से चल बीजाणु कहाँ पे मिलेंगे। तो सामान्य रूप से देखिए कशाभिकाएं जब भी उपस्थित है तो कशाभिकाओं को अपनी चलन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जलीय जीवों में, जलीय जीव मीन्स एक कोशिकीय जलीय, जो निम्न वर्गीय जीव है, पौधे हैं, उनमें मुख्य रूप से याद रखिए चल बीजाणु उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जब हम चल बीजाणुओं का अध्ययन करते हैं तो चल बीजाणुओं में मुख्य रूप से उदाहरण के लिए याद रखिए ये बीजाणु आपको शैवाल और जलीय कवकों में, जलीय कवक आप पढ़ रहे हैं तो जलीय कवक, शैवाल और अन्य जलीय जीव प्रोटिस्टा के कुछ सदस्यों में भी आपको चल बीजाणु उपस्थित होते हैं। सामान्य रूप से जो चल बीजाणु है उसका उदाहरण आप याद रखिए जूस्पोर या जू बीजाणु आप कहते हैं। और जब आप जूस्पोर की संरचना देखते हैं तो जूस्पोर आपके बीजाणुदानी के अंदर निर्मित होते हैं। इस बीजाणुदानी को जूस्पोरेंजियम कहा जाता है और इस जूस्पोरेंजियम के अंदर किडनी के आकार के अथवा नाशपति के आकार के, यहाँ पर हम किडनी के आकार के ड्रॉ कर रहे हैं, किडनी अथवा आप कहते हैं वृक्क के आकार के 2 कशाभिका युक्त अनेक चल बीजाणु उपस्थित होते हैं। और यही चल बीजाणु आप याद रखिए अनुकूल परिस्थिति आने पर जूस्पोरेंजियम या बीजाणुदानी बर्स्ट होती है, जूस्पोर जल में विमुक्त होकर, सॉरी कैप गिर गया नीचे, जूस्पोर जल में आपके क्या होंगे, मुक्त होंगे और अंकुरित होकर पुनः नए शरीर, शैवाल का या फिर कवक के नए शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये भाग आपको याद रखना है चल बीजाणुओं के लिए। जब हम अचल बीजाणुओं की तरफ आते हैं तो अचल बीजाणुओं में मुख्य रूप से उदाहरण ये याद करके रखिएगा। अचल बीजाणु आपके कोनिडिया के रूप में हम पढ़ते हैं। कोनिडिया एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और कोनिडिया का निर्माण कवकों में मिलता है। कवकों में आपका एनसीईआरटी में उदाहरण दिया है पेनिसिलियम कवक।
तो पेनिसिलियम हमें आप याद रखिए, इसका निर्माण पढ़ते हैं। जब भी आप कोनिडिया पढ़ेंगे, कोनिडिया आप याद रखिए विशिष्ट प्रकार के कवक तंतु पे निर्मित होते हैं। इस कवक तंतु पे आपको याद रखना है कि फ्लास्क के समान संरचनाएं निर्मित होती है। ये फ्लास्क के समान संरचनाएं आपकी स्टेरिगमेटा कहलाती है और इन स्टेरिगमेटा के ऊपर कोनिडिया का निर्माण चेन में पाया जाता है। ये कोनिडिया विशिष्ट क्रम में निर्मित होते हैं। जो नवजात कोनिडिया है वो आधार पे, और ओल्डर कोनिडिया या पुराने जो कोनिडिया होते हैं वो कोनिडिया आपके अग्रस्त भाग पर उपस्थित होते हैं। और परिपक्व कोनिडिया वायु के द्वारा मुख्य रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। तो ये भाग आप याद रखिए कोनिडिया के लिए। ये जो विशिष्ट हाइफा है, विशिष्ट हाइफा या कवक जाल, कवक सूत्र, इसको हम कहते हैं कोनिडियोधर। हिंदी लिखने में मुझे थोड़ा स्पीड कम है। कोनिडियोधर, और ये आपके फॉर्म हो रहे हैं कोनिडिया। ये भाग भी याद रखिएगा, इसको आप कह रहे हैं स्टेरिगमेटा। तो ये इतना पार्ट आपको याद रखना है, किसके लिए? बीजाणुओं के लिए। अब हम फोर्थ टाइप का रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन पढ़ते हैं। अलैंगिक प्रजनन का जो चौथा प्रकार है वो आपका मुख्य रूप से एक विशिष्ट प्रकार है गैम्यूल निर्माण द्वारा। तो गैम्यूल निर्माण याद रखिए, जो गैम्यूल है, और जेम्यूल भी आप हिंदी में कहीं कहीं आपको बुक्स में मिलेगा। तो गैम्यूल अथवा जेम्यूल निर्माण, फिर ये आप देखिए कहाँ पे मिलेगा, ये मुख्य रूप से स्पंज में। स्पंज आपके किसको कह रहे हैं आप? स्पंज हम कह रहे हैं पोरीफेरा के सदस्य। तो पोरीफेरा संघ के सदस्य आप याद रखिए। पोरीफेरा संघ के सदस्यों में अथवा स्पंज में गैम्यूल के निर्माण के द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में शरीर को सुरक्षित रखा जाता है और उसी के साथ साथ नए संतति जीवों का निर्माण पाया जाता है। गैम्यूल आप याद रखिए एक पॉट अथवा घड़े के समान संरचना है जिसका माउथ या ओपरकुलम आप कह रहे हैं म्यूसिलेज अथवा श्लेष्मीय पदार्थों के द्वारा क्लोज्ड होता है, तथा इस गैम्यूल को विशिष्ट सुरक्षा प्रदान होती है। ये जो सुरक्षा है आपको डायग्राम में इस तरह के कांटे समान संरचनाएं हैं। ये कांटे समान संरचनाएं याद रखिए, इनको हम कहते हैं कंटक। और ये जो कंटक है, ये कंटक मुख्य रूप से किससे निर्मित है? कंटक आप याद रखिए स्पॉन्जीन प्रोटीन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कंटक का मुख्य कार्य अन्य जलीय जीवों से सुरक्षा प्रदान करना है और कंटक स्पॉन्जीन प्रोटीन तथा कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होते हैं। गैम्यूल के अंदर आप याद रखिए बहुखंडन की विधि पाई जाती है और उस बहुखंडन की विधि के द्वारा अनेक केंद्रक कुछ मात्रा में उनके चारों ओर कोशिका द्रव्य और प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है और इसके द्वारा आप याद रखिए अनेक बीजाणु के समान केंद्रकों का निर्माण पाया जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में गैम्यूल का निर्माण होता है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती है अर्थात गैम्यूल चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ पाया जाता है, उस अवस्था में क्यों हम कह रहे हैं पानी? क्योंकि आप यहाँ पे याद रखिए स्पंज जितने भी हैं वो सब जलीय जीव होते हैं और पानी की कमी जलीय जीवों के लिए प्रतिकूल परिस्थिति होती है। उस अवस्था में याद रखिए जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल हुई, म्यूसिलेज या ये जो मुख में आपका श्लेष्म के समान पदार्थ होता है ये जल में घुलनशील होता है, परिणाम स्वरूप जल गैम्यूल के अंदर प्रवेश करता है और जब वही जल गैम्यूल से बाहर आता है तब अपने साथ अनेक केंद्रकों को लेकर बाहर आता है। ये केंद्रक पुनः अंकुरित होते हैं और अंकुरण के पश्चात नए स्पंज का या नए जीव का निर्माण करते हैं। तो यह विशिष्ट विधि है। एक तो आपके मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस में भी ये एग्जाम्पल और उनकी विधियां बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ये पार्ट एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल्स को ऑब्जेक्टिव के लिए आपको
याद रख के चलना है, ठीक है। थ्योरी के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो बच्चे इन चारों विधियों में मुख्य रूप से बीजाणुओं में अंतर को आप प्रिपेयर करिएगा। और इसके पहले आपने बहुखंडन या पुटी भवन पढ़ा है, पुटी भवन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर करिए बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। आज इसी के साथ हम अपनी क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। जो स्टूडेंट्स नए ज्वाइन हो रहे हैं हिंदी मीडियम के कारण, क्योंकि कुछ बहुत बच्चे मुझे कह रहे थे कि मैम और मेरे अपने जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी लॉकडाउन के कारण अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए भी और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए मैंने 12th का स्टार्ट इसीलिए किया है क्योंकि बोर्ड का एग्जाम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे 12th का और मुझे कुछ रिस्पॉन्स समझ में आता है 11th क्लासेस का भी मैं क्वेश्चन टॉपिक्स डालना स्टार्ट करूंगी। तो तब तक आप चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियोस को लाइक भी करना है। और अगर कहीं भी आपको डाउट्स वगैरह आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको फ्रीली कमेंट कर सकते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड कमेंट करने हैं, ठीक है। तो वो पार्ट आपको याद रखना है। एंड जब तक नया सेशन में न्यू टॉपिक अब हम पढ़ेंगे कायिक प्रजनन की विधियां पौधों में, तब तक मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए।